गुड मॉर्निंग बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में स्वतंत्र व्यापार पढ़ चुके थे। स्वतंत्र व्यापार के बारे में हमने पढ़ा था और स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण की बात कर रहे थे। और उसके बाद हमने एक फॉरेन एक्सचेंज का मैटर भी बीच में लिया था। क्योंकि ये सवाल उठा था, किसी एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज था, तो मैंने इसलिए उसका उत्तर आप लोगों को पहले दिया। अब हम संरक्षण पे चलते हैं कि संरक्षण क्या होता है। हम स्वतंत्र व्यापार को तो पढ़ चुके हैं। स्वतंत्र व्यापार पिछले जो मैंने कल पढ़ाया था उसके एक दिन पहले हमने स्वतंत्र व्यापार को पढ़ा है। अब हम आज ये संरक्षण पढ़ रहे हैं। संरक्षण एक ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत सामान्य रूप से आयात कर लगाकर अथवा घरेलू उत्पादकों को आर्थिक सहायता देकर घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। साधारण रूप से इसका आशय आयातों पर प्रशुल्क लगाने से होता है, किंतु इसका संबंध ऐसी नीति से हो सकता है जिसके कारण आयात की हुई वस्तुओं की कीमतें घरेलू कीमतों की तुलना में अधिक हो जाती हैं। संरक्षण का उद्देश्य देश में घरेलू उद्योगों की स्थापना करके उन्हें विकसित होने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। अभी अगर हमारे इन दिनों जो हमारे आप देखते हैं कि कई बार हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात भी करते हैं और हम कहते हैं चाइना से मत लो। वो भी एक तरीके का बात वही है कि हम अपने घरेलू उद्योगों को प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं। अब वो पता नहीं वो रियल में कितनी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ों का अभी वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, संरक्षण दिया जाता है और ये संरक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि अपने घरेलू वो अच्छे से पनप सकें। आधुनिक रूप में संरक्षण का सर्वप्रथम विवेचन अमेरिका के प्रख्यात अर्थशास्त्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन की 1791 में प्रकाशित रिपोर्ट ऑन मैन्युफैक्चरर्स में मिलता है, जिसमें उन्होंने संघर्षरत अमेरिकी उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु संरक्षण देने का समर्थन किया था। जर्मनी में फ्रेडरिक लिस्ट को हैमिल्टन के विचारों ने बहुत अधिक प्रभावित किया था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका में हेनरी चार्ल्स चेरी के नेतृत्व में संरक्षणवादियों की एक शक्तिशाली शाखा का प्रादुर्भाव हुआ था। चेरी ने संरक्षण का इस आधार पर समर्थन किया कि यह रोजगार में विविधता लाता है। हैमिल्टन, लिस्ट तथा चेरी के विचार संपूर्ण विश्व में फैल गए तथा वर्तमान समय में संरक्षण की व्यापार नीति पर दृढ़ विश्वास हो गया। संरक्षण की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं, जैसे आयात के प्रवाह को रोकने के लिए प्रशुल्क लगाने तथा कोटा निर्धारित करने की नीति को संरक्षण कहा जाता है। ये पेंगुइन जो डिक्शनरी है इकोनॉमिक्स की, उसमें ऐसे ये लिखा हुआ है। दूसरा है प्रोफेसर ए मुराद ने ये कहा है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की नीति को संरक्षण कहा जाता है। फिर संरक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं। मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन, देश में औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन तथा विदेशी माल के आयात को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अपनाई गई संरक्षण नीति की विविध विधियां निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1 आप देख सकते हैं सामने, आयात प्रशुल्क, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन टैरिफ्स। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और टैरिफ्स, इसमें संरक्षण की सबसे प्राचीन तथा प्रचलित विधि इसी को कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक प्रशुल्क सारणी बना ली जाती है जिसमें सभी आयात करों का उल्लेख रहता है। आयात की गई वस्तु की मात्रा के आधार पर कर लगाया जाता है, प्रशुल्क लगाया जाता है। प्रशुल्क परिमाण उसी हिसाब से स्पेसिफिक ड्यूटी उसको कहते हैं। तथा जब इसे वस्तु के मूल्य के आधार पर लगाया जाता है तो इसे मूल्यानुसार यानी कि एड वैलोरम ड्यूटी यानी कि मूल्यानुसार कर कहा जाता है। तो आयात की गई वस्तु की मात्रा के आधार पर अगर लगाया गया प्रशुल्क है तो वो तो उस परिमाण कर कहलाएगा, यानी कि स्पेसिफिक ड्यूटी कहलाएगा। और जब इसे वस्तु के मूल्य के आधार पर लगाया जाता है तो इसे हम एड वैलोरम टेस्ट ड्यूटी कहा जाता है। एड वैलोरम यानी कि इसे मूल्यानुसार कर कहा जाता है। दूसरा होता है आयात कोटा। आयात कोटा इसके अंतर्गत एक दी हुई अवधि में विभिन्न वस्तुओं के आयात का परिमाण निर्धारित कर दिया जाता है। आवंटित कोटा के अंतर्गत उन्हीं देशों से तथा उतनी ही मात्रा में आयात किया जा सकता है जिसे सरकार ने तय कर दिया है। लेकिन सार्वभौमिक कोटा प्रणाली के अंतर्गत निश्चित सीमा तक माल विश्व के किसी भी देश से मंगाया जा सकता है।
ये प्रकार हुए। एक है वैधानिक निषेध, लीगल प्रोहिबिशंस। कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार कानून द्वारा कुछ वस्तुओं के आयात तथा निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है। अब जैसे ये अभी मैंने एग्जांपल दिया था चाइना वाला है, या हमने कुछ ऐप्स को प्रतिबंध लगाया है, तो ये वही उसी के अंदर लीगल प्रोहिबिशंस के अंतर्गत आता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिमी यूरोपीय देशों ने इस रीति के द्वारा अपने उद्योगों को संरक्षण दिया था। वर्तमान युग में भी व्यापार नियंत्रण की रीति के रूप में अनेक देश इसे अपनाते हैं, जैसे हमारे भारत ने भी अभी इन दिनों अपनाया है। इवन अमेरिका ने भी अपनाया है। जैसे चाइना की बहुत सारी चीज़ें बैन की हैं, बहुत सारे ऐप्स बैन किए हैं। लाइसेंस प्रणाली भी होता है एक प्रकार, जिसमें लाइसेंस प्रणाली कोटा प्रणाली का ही एक विशिष्ट रूप होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का आयात तथा देशी वस्तुओं का निर्यात केवल वे ही व्यापारी कर सकते हैं जिन्हें आयात तथा निर्यात करने का लाइसेंस सरकार द्वारा प्राप्त होता है। इससे विदेशों से आने वाली तथा विदेशों को जाने वाली वस्तुएं सरकार द्वारा ही निर्धारित नियंत्रित हो जाती हैं। फिर है 5वां सरकारी अनुदान। सरकारी अनुदान या किसी विशेष उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए दिया जाता है। और आपको ध्यान होगा, मैंने बहुत जो कोरोना पीरियड में मैंने एक भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो मैंने लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ऐसे कुछ उद्योग हैं जो कि किसानों से रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, वहाँ पर हमने सब्सिडीज़ की बात कर रखी है। इसी तरह जैसे इसमें सरकार उसे अनुदान, विशेष छूट, ऋण आदि के रूप में आर्थिक सहायता दे सकती है। इसके परिणाम स्वरूप सहायता प्राप्त उद्योगों की उत्पादन लागत कम हो जाती है तथा आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विदेशी माल से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। फिर है भेदमूलक परिवहन दरें, डिस्क्रिमिनेटिंग फ्राइट रेट्स होती हैं। कभी कभी सरकार विदेशों से आई हुई वस्तुओं पर ऊंची परिवहन दरें लेकर भी उन्हें हतोत्साहित करती है। इससे आयातित माल देश में महंगा हो जाता है और उसकी मांग स्वतः कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए लेवाइस की जीन्स है और हमारे यहाँ पर कोई हमारी डोमेस्टिक कंपनी की जीन्स है, तो वो जीन्स जो बच्चे लेवाइस को डिमांड करते हैं, तो फिर हम लेवाइस की उसमें ये कर सकते हैं कि फ्राइट रेट्स हम ज़्यादा लगा दें, तो उससे डिवाइस महंगा हो जाएगा और महंगा होने से लोग नॉर्मली थोड़ी डिमांड कम हो जाएगी। फिर है विदेशी माल का बहिष्कार। हम लोग विदेशी माल का बहिष्कार, जो कि चाइना का मैंने आपको बता ही दिया, चाइनीज़ गुड्स का हम बहिष्कार कर रहे हैं। तो राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर कभी कभी विदेशी माल का बहिष्कार कर दिया जाता है। इससे स्वदेशी उद्योगों को स्वाभाविक संरक्षण मिल जाता है। फिर है राजकीय व्यापार। विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण द्वारा सरकार संपूर्ण विदेशी व्यापार को अपने हाथ में ले लेती है और देश की आवश्यकताओं के अनुसार ही आयात करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वांछित उद्योगों को यथोचित संरक्षण मिल जाता है। फिर है डिवैल्यूएशन, ये अवमूल्यन भी हम लोगों ने इसकी भी ये भी रीति अपनाई थी। अवमूल्यन द्वारा सरकार अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में कम कर देती है। इससे देश के आयात महंगे हो जाते हैं तथा निर्यात सस्ते हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप आयात कम हो जाते हैं एवं निर्यात बढ़ जाते हैं। इस प्रकार स्वदेशी उद्योगों को विकास का थोड़ा सा अवसर मिल जाता है। फिर है विनिमय नियंत्रण, एक्सचेंज कंट्रोल। विदेशी मुद्रा की उपलब्धि को नियंत्रित करने से भी आयात की मात्रा नियंत्रित की जाती है। जब देश के व्यापारी को विदेशों से आयात किए हुए माल का मूल्य चुकाने के लिए सरकार से विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी पड़ती है, और यदि सरकार विदेशी मुद्रा की बिक्री पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण कर लेती है तो इससे आयात स्वतः ही कम हो जाते हैं। फिर है सीमा कर नियमावली, कस्टम रेगुलेशन। कभी कभी सीमा संबंधी नियम कड़े एवं जटिल कर दिए जाते हैं, जिससे आयातकों की जो कठिनाइयाँ हैं वो बढ़ती हैं और आयात सीमित हो जाते हैं। ये सारे जो संरक्षण की जो जितनी भी 11 मैंने आपसे विधियाँ बताई हैं, इन सब में कौन सी विधि सबसे अच्छी है ये निर्णय देना तो बहुत कठिन है, लेकिन प्रत्येक प्रणाली में अपने अपने गुण तथा दोष हैं और ये अन्य रीतियों की अपेक्षा आयात प्रशुल्क तथा कोटा एवं लाइसेंस प्रणाली का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो संरक्षण के पक्ष में हम ये देख सकते हैं, कुछ तर्क हैं जो हम देख सकते हैं। एक तो है, हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं 3 प्रकार के तर्कों में। एक तो आर्थिक तर्क, एक है गैर आर्थिक तर्क और एक है मिथ्या तर्क। और ये हम जो चार्ट है उसमें हम देख सकते हैं कि संरक्षण के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं।
तो आर्थिक तर्क कौन से हैं, जैसे शिशु उद्योग तर्क है जिसमें शिशु उद्योगों को बचाना, संरक्षण देना। फिर है उद्योगों में विविधता का तर्क, जैसे हमें विविधता चाहिए उद्योगों में, तो हम उस हिसाब से एक ही प्रकार की वस्तु नहीं खरीदते हुए हम दूसरे प्रकार के उद्योगों को संरक्षण दे सकते हैं। रोज़गार वृद्धि होती है इससे, तो हम उस हिसाब से तर्क संरक्षण दे सकते हैं। आय अधिक हो रही है तो हम उसका तर्क दे सकते हैं। राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण का तर्क दे सकते हैं। आधारभूत उद्योग तर्क दे सकते हैं। राशि पातन विरोधी तर्क दे सकते हैं। भुगतान शेष का तर्क दे सकते हैं। और रिचर्ड शूलर का एक तर्क है, वो हम सब आगे बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो वो तर्क दे सकते हैं। और व्यापार शर्तों का तर्क दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम गैर आर्थिक तर्कों में सुरक्षा का तर्क दे सकते हैं, देशभक्ति का तर्क दे सकते हैं, आत्मनिर्भरता का तर्क दे सकते हैं, विशिष्ट वर्गों अथवा व्यवसायों की सुरक्षा का तर्क दे सकते हैं, बदले की भावना का तर्क दे सकते हैं, जो कि आजकल हम गैर आर्थिक तर्क से चल भी रहे हैं। मिथ्या तर्क होते हैं कि सस्ते श्रम अथवा मजदूरी का तर्क दे सकते हैं, लागतों की समानता का तर्क दे सकते हैं, घरेलू बाजार के संरक्षण का तर्क दे सकते हैं, खतरे के बिंदु का तर्क दे सकते हैं और सौदेबाजी का तर्क दे सकते हैं। तो ये एक्चुअली हम लोग ये सारे तर्क अभी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये संरक्षण का कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये 2 नंबर, 4 नंबर और 20 नंबर इन सभी प्रकार के प्रश्नों में, टिप्पणियों के रूप में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संरक्षण क्या है, या स्वतंत्र बाज़ार क्या है, स्वतंत्र व्यापार क्या है। तो ये आप लोग कॉन्सेप्चुअली इनको क्लियर करते जाएं। और मैं 2 असाइनमेंट्स भी आप लोगों को आज दे रही हूँ, और वो असाइनमेंट्स भी आप लोग करिएगा। तो ये आपका आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग फिर से पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।